नमस्कार बंधु, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे भाई बहनों, अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से समझना है, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान देना है। सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्षमा प्रार्थी हूं कि कल आपको थोड़ा सा मैं रिप्लाई कम दे पाया था, ठीक है ना। ध्यान से समझना और बड़ा ध्यान देना है, ठीक है ना, बिल्कुल। क्योंकि देखो, मैं अगर कमेंटों का रिप्लाई करता रहूंगा तो कमेंटों का रिप्लाई करते रहने से समस्या क्या हो जाती है, फिर मैं खींच नहीं पाता, अच्छे से पूरा कर नहीं पाता उदाहरणों को। तो थोड़ा सा ये आपको मैनेज करना है कि अगर मैं कोई रिप्लाई नहीं दे पाऊं तो इसका बिल्कुल भी आपको बुरा नहीं मानना है, ठीक है ना। हाँ, ध्यान देना। तो कल हम बात कर रहे थे कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास में चीमू सारण जी आपका स्वागत अभिनंदन है। भूपेंद्र जी, अशोक जी, पूजा जी, जसवंत जी, निकेश जी, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। सिंचन जी, ध्यान देना, आप ध्यान से समझना। देखिए यहां पर पूनम कमलिया जी, कल हम बात कर चुके थे कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास में मैंने आपको बताया था इसका पहला पद क्या होता है, कोई विशेषण या उपमान होता है। दूसरा पद कोई विशेष या उपमेय होता है। ऐसा ही रहे ये बहुत जरूरी नहीं होता, बदल भी जाता है, ठीक है ना। ध्यान देना और ध्यान से समझना, ठीक है। आज हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की। समास का कौन सा भेद है? तीसरा भेद। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की विशेषता क्या होती है? सबसे पहली विशेषता है इसकी, कौन सा पद प्रधान होता है? इसका दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। इसका दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। ध्यान से समझना और ध्यान देना। रमेश डांगी जी, क्लास के बाद में जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट करना, वहां आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर, अब ध्यान देना, इसमें जो हम बात करेंगे आज तत्पुरुष समास की। देखो, तत्पुरुष समास की विशेषता क्या होती है, बड़े ध्यान से समझना और ध्यान देना। तत्पुरुष समास की जो विशेषता होती है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसका कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। इस तत्पुरुष समास के हम कई भेद कर लेते हैं। अब इनको हम अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास में एक होता है लुप्त पद तत्पुरुष समास, एक होता है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास, एक होता है इसमें उपपद तत्पुरुष, एक होता है इसी में निय तत्पुरुष समास। इस प्रकार से कई भेद कर दिए जाते हैं, लेकिन आपको बड़ा ध्यान देना है और ध्यान से समझना है। मूल रूप से जो समास में महत्वपूर्ण है वो कौन सा होता है? इसमें लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास होता है। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में क्या होता है? दो पदों के बीच आने वाले कारक चिन्ह का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास कहते हैं। तो देखो, इसमें कारक चिन्ह वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं यहां लिख देता हूं, इस समास में दोनों पदों के बीच, इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह, इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। क्या होता है इसमें? इसके बीच में आने वाले कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास होते हैं। तो इसमें देखिए ध्यान रखना, जैसे इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह
इसी को परसर्ग भी कह देते हैं। कारक चिन्ह को ही विभक्ति चिन्ह कहते हैं, इसी को परसर्ग भी कह देते हैं। तो इनका क्या हो जाता है, लोप। या तो किसी कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह या परसर्ग का लोप हो रहा होगा, या पूरे के पूरे पद लोप हो रहे होंगे। इस प्रकार से अब हम जो सबसे पहले बात करेंगे, कारक चिन्ह में भी कर्म कारक से लेके अधिकरण कारक तक के विभक्ति चिन्ह लोप हो जाते हैं, कर्म कारक से लेके अधिकरण कारक तक के। तो देखो सबसे पहले आपको ये उदाहरण समझना, फिर कारक चिन्ह और कारक चिन्ह कौन कौन से हैं, कारक और कारक चिन्ह की बात करेंगे। जैसे मैंने यहां लिखा, शब्द है शरणागत, और शरणागत का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, शरण को आगत, आगत का मतलब होता है आया हुआ। अब यहां पर ध्यान देना, हाँ बिल्कुल, कर्ता हुआ संबोधन को छोड़कर। देखिए इसका प्रथम पद क्या है, शरण है, अंतिम पद क्या है, को है, अंतिम पद आगत है। लोप किसका हो रहा है, को का लोप हो रहा है। को क्या है, कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग है। तो दोनों पदों के बीच प्रयुक्त किसका लोप हुआ, को, कारक चिन्ह का। इसलिए ये क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष, कर्म में आता है को, कर्म तत्पुरुष हो गया, बिल्कुल। इसी प्रकार मैंने यहां पर लिखा पद मुक्त, यहां लिख दिया पद मुक्त। अब पद मुक्त क्या है, पद से क्या हो गया, मुक्त हो गया, पद से क्या हो गया, मुक्त हो गया। अब इस पद मुक्त में प्रथम पद है और दूसरा क्या है, मुक्त है। दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह से का लोप हो गया, तो ये करण तत्पुरुष हो जाएगा। तो जब किसी समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह का लोप हो जाता है तो उसे क्या कह देते हैं, लुप्त कारक चिन्ह। इसी प्रकार मैंने यहां लिखा विद्यालय। अब प्रथम पद विद्या है, दूसरा पद आलय है, दोनों पदों के बीच प्रयुक्त के लिए का लोप हो गया, विद्या के लिए आलय। तो यहां पर किसका लोप हो रहा है, के लिए का। तो जब किसी समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है तो उसे क्या कह देते हैं, तत्पुरुष समास कह देते हैं। वो कौन सा समास होता है, बिल्कुल पद चयुत भी इसी में आएगा, पद से चयुत। भोला देशवाल जी, दही में डूबा हुआ बड़ा होता है, लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। बात करेंगे इन सभी की, यश प्राप्त, यश को प्राप्त हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे लुप्त कारक चिन्ह की। सबसे पहले हम किस समास की बात करेंगे, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास की। और लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में क्या होता है, ध्यान देना और ध्यान से समझना। इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लुप्त कारक चिन्ह। तो देखो इस समास में कर्म कारक से लेकर, इस समास में कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के, कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। इस समास में कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के जो विभक्ति चिन्ह वो क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। कैसे, अब यहां पर ध्यान देना, जैसे समझिए इसमें, जैसे मैंने यहां पर उदाहरण लिखा, आपने लिखा अभी पथ भ्रष्ट। प्रथम पद क्या है, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट।
जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, पथभ्रष्ट बना। तो दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह क्या था, से का लोप हो गया, से का लोप करके क्या बनाया, पथभ्रष्ट बनाया। तो ये किसका लोप हो रहा है, कारक चिन्ह का। आगे देखो, जैसे मैंने यहां उदाहरण लिखा, उदाहरण समझिए, जैसे न्यायालय। अब न्यायालय का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, न्याय के लिए आलय, न्याय के लिए आलय। तो दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह का क्या हो गया, लोप हो गया। तो यहां भी क्या आ रहा है, के लिए, यहां क्या आ रहा है, के लिए आ रहा है। तो ये भी ध्यान रखना, अच्छे से समझना, न्याय के लिए आलय। अब कारक चिन्ह और उनका विभक्ति, कारक और कारक चिन्ह को ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने आपको इसमें बताया था कहां से लेके कहां तक के कारक चिन्हों का लोप होता है, समझना। सबसे पहले बात करेंगे क्रम संख्या, दूसरा है इसमें कारक और कारक चिन्ह, कारक चिन्ह। अब देखिए ध्यान से, कहां से कहां तक के लोप होंगे, कर्म से लेके, कर्ता तो इसमें आएगा नहीं, दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला कर्म तत्पुरुष होता है, ठीक है ना। आज डल गए हैं समास वगैरह सबके आपको मिल गए होंगे, ठीक है ना। भोला देशवाल बार बार कॉपी पेस्ट मत करो, आपको ब्लॉक कर देगी टेक्निकल टीम, समस्या हो जाएगी भाई। देखो, कर्म कहां से लेके कहां तक के, कर्म से लेके अधिकरण तक के, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो इसमें क्या होता है, कर्म कारक से लेके अधिकरण कारक तक के विभक्ति चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और जिस विभक्ति चिन्ह का लोप होता है उसी के आधार पर इसका नाम रख दिया जाता है, ठीक है ना। हाँ, विशेष ध्यान रखना है इसका, ठीक है। अब देखिए, कर्म कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, को होता है। कर्म का क्या होता है, को होता है। करण का कारक चिन्ह से या के द्वारा होता है। संप्रदान का के लिए होता है, के लिए या के वास्ते, के हेतु। अपादान का से होता है, लेकिन ये अलग होने के लिए आता है, अलग होने के अर्थ में। संबंध काकी के, संबंध का की के, और अधिकरण में क्या आता है, मैं या पर आता है। तो देखिए इसमें होता क्या है, ध्यान देना। कर्म कारक से लेके अधिकरण कारक तक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। लोप कारक चिन्हों का होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा, कर्म कारक लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। ध्यान से समझना और ध्यान देना। अब इसमें बात करेंगे सबसे पहले कर्म कारक। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना, इसका भी ध्यान रखना। अब इसमें कौन से आएंगे, ठीक है ना, कर्म कारक से लेके अधिकरण कारक तक के। हाँ, खुशीराम गुजर आजकल पे यहां से हटा के फोन में लगा दिया है, यहां नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो आगे, यहां पर सबसे पहले बात करेंगे कर्म की। सबसे पहला कौन सा है, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें किसका लोप होता है, को के अर्थ का, क्योंकि इसका कारक चिन्ह क्या है, को होता है। कर्म तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है, ठीक है ना। तो इसमें सर रेलगाड़ी इसी में आएगी,
श्रवण राठौर जी, जो रेलगाड़ी है वो लुप्त पद में आती है। प्रथम पद रेल है, अंतिम पद गाड़ी है। दोनों पदों के बीच पद रेल पर चलने वाली, तो पूरे के पूरे पद लुप्त हुए, इसलिए उसको लुप्त पद में लगते हैं। सुशील कुमार, इसमें केवल कर्म से लेके अधिकरण तक के ही आते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से समझो। देखो अब कर्म तत्पुरुष समास के मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, बड़ा ध्यान से समझना है और ध्यान देना है। जैसे मैंने यहां पर लिखा, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण लिखेंगे, बिल्कुल अलग उदाहरण लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा ग्राम आगत। अब ग्राम आगत का मतलब ग्राम को आगत। अब प्रथम पद क्या है, इसमें ग्राम है, दूसरा पद क्या है, आगत है। दोनों पदों के बीच क्या आ रहा है, को आ रहा है। लोप किसका हो गया, को का हो गया। को का लोप हुआ, इसलिए कौन सा हो गया, कर्म तत्पुरुष, क्योंकि को किसका कारक चिन्ह होता है, कर्म तत्पुरुष का। तो ये कर्म तत्पुरुष हो गया ग्राम आगत, ग्राम को आगत। इसी प्रकार यश प्राप्त, यश प्राप्त, प्रथम पद यश है, अंतिम पद प्राप्त है। दोनों पदों के बीच क्या आएगा, को, यश को प्राप्त। यश प्राप्त का क्या हो जाएगा, यश को प्राप्त। तो प्रथम पद यश है, अंतिम पद क्या है, प्राप्त है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। तो यहां पर किसका लोप हो रहा है, को का लोप हो रहा है। लोप किसका हो गया, को का हो गया। तो यश प्राप्त, यश को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार और समझिए, जैसे मैंने लिखा माखन चोर, बिल्कुल अलग और नए उदाहरण लिखेंगे। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला माखन चोर कहलाएगा। तो प्रथम पद माखन है, अंतिम पद चोर है, बीच में किसका लोप हुआ, को के। तो यह को परसर्ग के कारण कौन सा होगा, कर्म तत्पुरुष होगा। मैंने इसी प्रकार एक उदाहरण लिखा ग्रंथकार, उदाहरण लिखा ग्रंथकार। अब ग्रंथकार कौन होता है, ग्रंथ को लिखने या रचने वाला, ग्रंथ को लिखने वाला, ग्रंथ को लिखने वाला। दोनों पदों के बीच क्या आ रहा है, को परसर्ग आ रहा है। और को परसर्ग किसका होता है, अच्छे से पता है आपको, कर्म का होता है। तो जिस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह को का लोप हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, कर्म तत्पुरुष कहते हैं। क्योंकि कर्म किसका होता है, को किसका होता है, कर्म का होता है। आपको रिकॉर्डेड मिल गई होंगी ये सभी टीजीटी वाली, ठीक है ना। ये तो क्या है, हाँ बिल्कुल रिकॉर्डेड आपको मिल चुकी होंगी। अच्छा बिल्कुल, माखन चोर, बिल्कुल माखन को चुराने वाला माखन चोर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नहीं, मैं सभी में पढ़ाता हूं, बोला देसवाल जी, चाहे वो कंपटीशन हो या कोई भी हो, सभी में। हाँ बिल्कुल, देखो आगे, माखन को चुराने वाला ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। अब ये किसका बोध, लोप किसका हो रहा है, यहां को का, ठीक है ना। जैसे और समझिए, सम्मान प्राप्त, सम्मान प्राप्त। अब यहां क्या हो जाएगा, सम्मान को प्राप्त। दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह किसका लोप हो रहा है, को का लोप हो रहा है। सम्मान प्राप्त मतलब सम्मान को प्राप्त। तो को का लोप हुआ नहीं हुआ, इस प्रकार से इसका ध्यान रखना है। इसी प्रकार एक बहुत अच्छा उदाहरण है ग्राम आगत, शरणागत, मरणातुर, दिल तोड़, मुंह तोड़। तो दिल तोड़, और दिल तोड़ का क्या हो जाएगा, दिल को तोड़ने वाला। प्रथम पद दिल है, बाद में तोड़ है। दोनों पदों के बीच आने वाले किसका लोप हो गया, को का लोप हो गया। को का लोप होने के कारण इसमें कौन सा होगा, कर्म तत्पुरुष होगा। हाँ बिल्कुल ध्यान रखना है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा। तो दो पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह को का लोप होने के कारण इसे कौन सा कहते हैं, कर्म तत्पुरुष कहते हैं, ठीक है ना।
हाँ सर पीडीएफ नहीं मिली, कौन सी पीडीएफ नहीं मिली? शरणागत शरण को आगत होता है, ठीक है। त्रिनेत्र शिवने, त्रिनेत्र शिवने, अरे तो नाम ही दे दिया, बहुब्री हो गया, लिख दिया आपने साफ, त्रिनेत्र शिवने, 3 नेत्र धारण करने वाला भगवान शिव कहा गया, तो जाहिर सी बात है कौन सा होगा? बहुब्री होगा त्रिनेत्र में। आगे समझिए, अब दूसरा है इसके बाद में करण तत्पुरुष। इसका दूसरा वेद कौन सा है? करण तत्पुरुष। अब करण तत्पुरुष का कारक चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा होता है। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा होता है। तो इसमें बीच में, दोनों पदों के बीच प्रयुक्त से या के द्वारा का लोप हो जाता है, ठीक है ना, विषय ध्यान रखना। विषय ध्यान रखना, अच्छे से समझना। मरणातुर, मरने को आतुर होता है खुशीराम गुजर जी, ठीक है ना, विषय ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, करण तत्पुरुष से या के द्वारा। अब इसमें समझना, मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, अच्छे से समझना। जैसे शोकाकुल, उदाहरण लिखा मैंने, शोकाकुल। शोकाकुल का क्या होगा? शोक से आकुल, शोक से आकुल। प्रथम पद इसमें क्या आ रहा है? शोक आ रहा है, दूसरा पद आकुल आ रहा है, बीच में प्रयुक्त से का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। लोप से का हुआ, से किसके अर्थ में आ रहा है? जुड़ने के अर्थ में। शोक से युक्त है, शोक उससे जुड़ा हुआ है, तो करण हो गया। करण होने के कारण यहां पर से का लोप हो गया, इसलिए इसको करण तत्पुरुष कहा, ठीक है ना, बिल्कुल। आगे देखो, रेखांकित, मैंने लिखा यहां रेखांकित। अब रेखांकित का क्या हो जाएगा? रेखा के द्वारा अंकित। रेखांकित का क्या होगा? रेखा के द्वारा अंकित। प्रथम पद रेखा है, अंतिम पद अंकित है, लोप किसका हुआ? केदार के द्वारा का। के द्वारा किस में आता है? करण में, तो जाहिर सी बात है ये करण तत्पुरुष होगा, नहीं होगा? बिल्कुल। ज्ञान रूपी चेतना है, ज्ञान चेतना में कौन सा होता है? ज्ञान रूपी चेतना। चेतना की विशेषता बताई जा रही, वो कैसी है? ज्ञान रूपी है, इसलिए कर्मधारय होगा। विवेक राजौरिया जी क्या कहना चाह रहे हो आप? क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजना, ठीक है ना। आगे देखो, शोकातुर। शोकातुर, शोक से क्या है? आतुर है, शोकातुर। अब शोक से युक्त है, नहीं है, तो शोक से युक्त होने के कारण कोई शोक को आतुर थोड़ी होगा, शोक से आतुर होगा। दोनों पदों के बीच प्रयुक्त से का क्या हो गया? लोप हो गया, तो जाहिर सी बात है करण तत्पुरुष होगा, नहीं होगा। आगे समझिए इसी प्रकार, जैसे मन माना, मैंने लिखा यहां मन माना। अब मन माना का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? मन से माना। कहते मन मानी, मन से मानी, मन माना, मन से माना हुआ। तो प्रथम पद मन है, अंतिम पद माना है, किसका लोप हुआ? से का। तो मन से माना लिख सकते हो, मन से माना हुआ भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। ऐसा मत सोचना कि हुआ लिख दिया तो दिक्कत हो जाए, कुछ नहीं है, सही है। मन से माना या मन से माना हुआ, ठीक है। तो ये किसका बोध करा रहा है? लोप किसका हो रहा है? से का। इसी प्रकार और समझिए, कष्ट साध्य, कष्ट साध्य। अब कष्ट साध्य का क्या होगा? कष्ट से साध्य, कष्ट से साध्य। वाल्मीकि विरचित, वाल्मीकि रचित कर सकते हैं इसको। मैंने यहां लिखा वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि रचित। और वाल्मीकि रचित में क्या होगा? वाल्मीकि
के द्वारा रचित, वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि के द्वारा रचित। तो वाल्मीकि के द्वारा, तो ये किसका बोध करा रहा है? जैसे तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत मतलब रचित हो जाएगा। जैसे सराहत, सर से आहत, मैंने उदाहरण लिख दिया यहां, सर आहत, सर कहते बाण, तो सर आहत सर से आहत हो गया। आहत मतलब पीड़ित होता है। वाग युद्ध, वाणी के द्वारा युद्ध, बिल्कुल इसी में आएगा, ध्यान देना। तो इसमें किसका लोप होता है? से या के द्वारा का। से या के द्वारा का लोप होने के कारण इसे कौन सा समास कहते हैं? करण तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे समझिए, गुरु के लिए दक्षिणा, ठीक है ना, संप्रदान होता है, सही है, बिल्कुल, धन्यवाद। आगे समझिए, इसके बाद में तीसरा कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। और संप्रदान तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह कौन सा आता है? के लिए आता है। के लिए, के वास्ते, के हेतु, दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह के लिए का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लिखिए ना, ध्यान से समझना, अच्छे से। क्षुधातुर, भूख से व्याकुल होगा, जुड़ा हुआ है, कारण हो जाएगा। देखो अब यहां संप्रदान तत्पुरुष में क्या आता है? के लिए आता है। अब के लिए किसका बोध कराएगा? जैसे मैंने आपसे कहा, वाचनालय, वाचनालय का क्या होगा? वाचन के लिए आलय, वाचन के लिए आलय। अब प्रथम पद वाचन है, अंतिम पद आलय है, दोनों के बीच प्रयुक्त के लिए का क्या होगा? लोप हो गया, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा? देश की भक्ति। देश के लिए भक्ति कर रहे हो आप, किसके लिए? देश के लिए, बिल्कुल। वाचनालय, वाचन के लिए आलय, तो ये के लिए का बोध करा रहा है। जैसे मैंने कहा, डाक गाड़ी, अब डाक की गाड़ी नहीं कहेंगे उसको, डाक की नहीं है वो, डाक के लिए गाड़ी होगी। क्या होगी? डाक के लिए गाड़ी। डाक गाड़ी का क्या होगा? डाक के लिए गाड़ी हो, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने लिखा प्रयोगशाला, प्रयोगशाला क्या हो जाएगा? प्रयोग के लिए शाला, शाला का मतलब होता है स्थान, प्रयोग के लिए शाला। प्रथम पद प्रयोग है, अंतिम पद शाला है। रसोई घर इसी में आएगा, रसोई के लिए घर हो जाएगा, बिल्कुल इसी में आएगा, बिल्कुल ध्यान दो इसमें, रसोई के लिए घर हो जाएगा। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, ठीक है ना। देशार्पण, मैंने लिखा यहां देशार्पण, क्या होगा? देश के लिए अर्पण, देशार्पण, देश के लिए अर्पण हो जाएगा, देशार्पण। तो देश के लिए क्या कर दिया? अर्पण कर दिया। इसी प्रकार सत्याग्रह, मैंने एक शब्द लिखा सत्याग्रह, और सत्याग्रह का क्या होगा? सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह क्या होगा? सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं, बिल्कुल। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। देश के लिए अर्पण, देशार्पण हो जाएगा, बिल्कुल। गौशाला, गायों के लिए शाला हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, गायों के लिए शाला, गौशाला हो जाएगा। तो देखिए, घर, शाला, रसोई घर, मैंने लिखा रसोई घर। रसोई घर का क्या होगा? रसोई के लिए घर। प्रथम पद क्या है? रसोई, अंतिम पद क्या है? घर। दोनों के बीच में किस होगा?
क्या होगा, रसोई के लिए घर, तो के लिए का लोप हुआ, इसलिए ये किस में आएगा, विशेष ध्यान रखना, रसोई के लिए घर के लिए संप्रदान होता है, तो इसलिए किसका हो गया लोप, के लिए का संप्रदान हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। आगे देखो, तो आलय, घर, शाला, आलय, आगे लिखिए छात्रावास। अब छात्रावास का क्या हो जाएगा, छात्रों के लिए आवास, छात्रों के लिए आवास। समाचार पत्र, समाचार पत्र क्या हो जाएगा, समाचार के लिए पत्र, समाचार के लिए पत्र। समाचार पत्र क्या होगा, समाचार के लिए परीक्षा, बिल्कुल। परीक्षा भवन इसी में आएगा, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए क्या बनाया गया है, भवन बनाया गया है, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। इसी प्रकार परीक्षा भवन हो गया, परीक्षा के लिए क्या बनाया गया है, भवन बनाया गया, बिल्कुल। कारावास, कारा के लिए आवास, सजा के लिए स्थान है, कारावास हो जाएगा, बिल्कुल। हथकड़ी और हथगड़ी इसी में आएंगे, हथकड़ी, 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 हथकड़ी होगा, हथकड़ी। हाथों के लिए कड़ी, और हथगड़ी हो जाएगा हाथ के लिए गड़ी, हाथों के लिए कड़ी, कड़ी मत कर देना कहीं, हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, बिल्कुल। अब हथगड़ी हाथ के लिए घड़ी हो जाएगा, बिल्कुल इसी में आएगा, तो हथकड़ी हाथों के लिए कड़ी। आगे लिखो घुड़साल, मैंने लिखा यहां घुड़साल, क्या होगा, घोड़ों के लिए साल, घुड़साल क्या होगा, घोड़ों के लिए साल। आगे देखो आवेदन पत्र, आवेदन पत्र क्या हो जाएगा इसका, आवेदन के लिए पत्र, आवेदन पत्र का क्या होगा, आवेदन के लिए पत्र, आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र हो जाएगा, बिल्कुल इसी में आ जाएगा। तो घर, शाला, आलय, आवास, सामग्री, इसी प्रकार एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण होता है जैसे विधान परिषद। अब एक तो होता है विधान परिषद और एक होता है मंत्री परिषद। तो मंत्रियों की परिषद होता है, विधान के लिए परिषद होता है। तो यहां क्या होगा, विधान, विधान कहते हैं कानून को, विधान के लिए परिषद, कानून के लिए क्या बनाई गई है, परिषद बनाई गई है। तो विधान परिषद, विधान के लिए परिषद। मंत्री परिषद में संबंध होता है, मंत्रियों की परिषद होता है। बुद्धि से हीन लोकेश राहुल जी इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना, इसमें नहीं आएगा, वो किस में चला जाएगा, अलग होने में जाएगा, ठीक है ना, इसका भी विशेष ध्यान रखना। रूढ़ शब्द से परिचित करवाएं। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयोग किए जा रहे हैं, उनके टुकड़े किए नहीं जाते, टुकड़े करते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी, आकाश, गाय, रोटी, दीपक, स्त्री, ये रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्दों को ही एकार्थी शब्द भी कहते हैं, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। परिषद होती है जहां स्थान होता है, ठीक है ना, जैसे न्याय के लिए आलय, आलय होता है, स्थान होता है। तो ये जैसे घर है, शाला है, आलय है, आवास है, ये किसका, स्थान का बोध कराते हैं। कन्यादान, कन्या का दान होता है,
यहाँ नहीं आएगा, ध्यान रखना। पशुशाला इसमें नहीं है, पशुओं के लिए शाला ये इसमें आ जाएगा। व्यायामशाला व्यायाम के लिए शाला आ जाएगा। सभा मंडप सभा के लिए मंडप भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद में अपादान, देखिए अपादान तत्पुरुष समास, तो कर्म करण संप्रदान अपादान। चौथा कौन सा है? अपादान तत्पुरुष समास है। और अपादान में क्या आता है? मैं या पर। अपादान तत्पुरुष समास किसका बोध कराता है? इसके बीच में कौन कौन से कारक चिन्ह आते हैं? मैं या पर आते हैं, मैं या पर। जैसे मैंने कहा कवि पुंगव, मैंने एक उदाहरण लिखा कवि पुंगव। अब कवि पुंगव का मतलब होता है कवियों में पुंगव, पुंगव कहते हैं श्रेष्ठ। कवि पुंगव कवियों में पुंगव, पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अब प्रथम पद कवि है, अंतिम पुंगव है, बीच में मैं का लोप हो गया। मैं किस में आता है? अधिकरण में, बिल्कुल। बलि पशु, बलि के लिए पशु आ जाएगा। आकाश पतित, आकाश से पतित, अलग होने का बोध हो रहा है, ठीक है ना। श्रेष्ठ या उत्तम होता है कवि पुंगव। आगे समझिए, इसमें और भी खूब सारे उदाहरण है इसमें, जैसे कवि पुंगव, जैसे तीर्थाटन, तीर्थ धन अटन, तीर्थाटन तीर्थ धन अटन, तीर्थों में अटन। अटन माने होता है भ्रमण, तीर्थों में अटन माने भ्रमण करने वाला। तीर्थाटन तीर्थों में अटन, ये भी आपको विषय ध्यान रखना है। तीर्थाटन तीर्थों में अटन, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो करण ये कौन सा हो गया? अपादान। अच्छा अपादान है क्या? सॉरी क्षमा चाहूंगा, अपादान में तो क्या आएगा? से आएगा, अलग होने के अर्थ में। अपादान में नहीं पढ़ेंगे तो अपादान में तो क्या आएगा? से आएगा, लेकिन किसके अर्थ में? अलग होने के अर्थ में। अच्छा, अलग होने के अर्थ में। अधिकरण नहीं है, अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? अपादान पढ़ रहे हैं। तो ये तो अधिकरण के उदाहरण है, कवि पुंगव तीर्थाटन। हम किसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल। क्षुधा का अर्थ क्या होता है खुशीराम जी? भूख होता है, क्षुधा भूख को कहते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। से लेंगे इसमें, क्षमा चाहूंगा, यहां पर अभी हम अपादान पढ़ रहे हैं, तो अपादान का तो कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह से होता है, लेकिन आएगा किसके अर्थ में? अलग होने के अर्थ में आएगा। तो देखो कैसे होगा। मैंने कहा ऋण मुक्त, तो ऋण से क्या हो गया? मुक्त हो गया। मुक्त हो गया तो इसका मतलब अलग हो गया। तो ऋण मुक्त ऋण से मुक्त हो जाएगा। ऋण मुक्त में क्या होगा? ऋण से मुक्त हो जाएगा। धनहीन धन से हीन हो जाएगा। गुणहीन गुणों से हीन हो जाएगा। अलग होने का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा। अलग होने का बोध होने के कारण इसमें कौन सा होगा? अपादान होगा, अलग होने के। गुणहीन गुणों से हीन, तो यहां किसका लोप हुआ? यहां भी से का और यहां भी से का। ये आ किसके अर्थ में रहा है? ठीक है ना, ध्यान देना इसका। हाँ बिल्कुल, ये अभी तो कामचोर होता है, काम से जी चुराने वाला। तो गुणहीन, बिल्कुल कामचोर इसमें आएगा। कामचोर काम से जी चुराने वाला। कामचोर काम से जी चुराने वाला कामचोर कहलाता है, इसी में आएगा। कामचोर काम से जी चुराने वाला। बंधन मुक्त, बंधन मुक्त, बंधन से क्या हो गया? मुक्त हो गया। मुक्त हो गया तो अलग हो गया। बंधन से मुक्त, बंधन मुक्त हो जाएगा। बंधन मुक्त बंधन से मुक्त हो गया, ठीक है ना। रोग मुक्त रोग से मुक्त हो गया। पाप मुक्त पाप से मुक्त हो गया। अब यहां पर ध्यान से समझना, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है, जन्मांध। अब ये जो जन्मांध है, इस जन्म से नहीं है,
अगर वो किसी कारण से इस जन्म में आने के बाद अंधा होता तब करण में आता, ये किस में जाएगा? अपादान में जाएगा। जन्मांध जन्म से क्या है? अंधा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका विशेष ध्यान रखना। ये अपादान में आता है क्योंकि वो जन्म से ही अंधा है, इसलिए इसमें ना करण में ना के ये किस में आता है? अपादान में, अलग होने के कारण। पाप मुक्त, पाप से मुक्त हो जाएगा। पाप मुक्त, पाप से मुक्त हो गया तो अपादान होगा नहीं होगा? पाप से मुक्त, तो किसका लोप हुआ? दोनों पदों के बीच प्रयुक्त से का लोप हो रहा है। यहां भी से का लोप हुआ, यहां भी से का लोप हुआ और यहां भी से का लोप हुआ। से का लोप होने के कारण इसमें कौन सा है? अपादान होगा। ये बोध किसका करा रहा है? अलग होने के अर्थ का। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। अब इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी उदाहरण है, विशेष ध्यान रखना, अच्छे से समझ लेना। जैसे मैंने आपसे कहा विद्या रहित, विद्या रहित, प्रथम पद विद्या है, रहित है मतलब अलग है। क्या है वो? विद्या से रहित है। विद्या रहित का क्या हो जाएगा? विद्या से रहित हो जाएगा। बंधन मुक्त का हमने लिखा था, बंधन से मुक्त हो गया। अब मैंने एक बहुत अच्छा उदाहरण लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। दूरागत, दूरागत तो कहां से आ रहा है? दूर से आ रहा है। तो दूरागत का क्या होगा? दूर से आगत। दूरागत का क्या हो जाएगा? दूर से आगत, बहुत दूर से आ रहा है तो मतलब अलग होगा। मैंने यहां लिखा जलहीन, अब जलहीन का क्या हो जाएगा? जल से हीन हो जाएगा। जलहीन का क्या होगा? जल से हीन हो जाएगा। जल से हीन है, रहित है तो बिल्कुल इसी में आएगा। इसी प्रकार मैंने लिखा नेत्रहीन, क्या हो जाएगा? नेत्रों से हीन हो जाएगा। नेत्रों से हीन हो जाएगा। नेत्र से हीन, नेत्र से रहित है तो ये बोध किसका? बिल्कुल जलहीन, जल से हीन हुआ। विद्या रहित, विद्याहीन, बलहीन, बल से हीन हो जाएगा, बिल्कुल इसमें ही आएगा। तो ये किसका बोध करा रहा है? अलग होने का, ठीक है ना। रोग मुक्त, रोग से मुक्त हो गया। जीवन मुक्त, जीवन से क्या हो गया? मुक्त हो गया। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त होगा। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त हो जाएगा। अवसर वंचित, अवसर से क्या हो गया? वंचित हो गया। अवसर निकल गया उससे तो अवसर वंचित। अवसर वंचित का भी क्या होगा? अवसर से वंचित हो जाएगा। अवसर से वंचित हो जाएगा। अब वंचित हो गया, इसका मतलब क्या है? अलग हुआ नहीं हुआ। तो ये बोध किसका करा रहा है? अलग होने का। जैसे भयभीत, भय से भीत, अब वो भयभीत करण में भी लिख देते हैं, कुछ कुछ अपादान में भी। अरे हम जिस चीज से भयभीत होंगे उससे जुड़ेंगे थोड़ी, अलग होंगे। अलग होंगे तो अपादान में जाएगा। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त कर दिया। कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से विमुख कर दिया। जन्मांध जन्म से अंधा है, इससे नहीं। इंद्रियातीत, इंद्रियों से परे हो जाएगा, सेवा से मुक्त हो जाएगा। तो ये सब किसका बोध कराते हैं? अलग होने का। और जहां अलग होने के अर्थ का बोध होता है वहां कौन सा समास होता है? अपादान तत्पुरुष समास होता है। तो समझ आ गया होगा। आज यहां तक बात करेंगे, इसके आगे की चर्चा कल करेंगे। तो सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगली 9 बजे वाली क्लास में बड़े महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्नों के साथ। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।